बताओ क्या हो गया? पॉलीलेसिथल, जिसमें पीतक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। माइक्रोलेसिथल में बहुत कम होती है। मीजोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट होता है, न कम है न ज्यादा है। हमें बेटा जो ध्यान रखना है वो केवल ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी के ही डेटा आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी तो देखो इतने साल हो गए देखते हुए कि जो अदर पॉइंट है उनसे क्वेश्चन कभी आता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे सिलेबस में भी वो सब चीजें नहीं है, ठीक है। अपने सिलेबस में केवल ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी दे रखी है और फिर अपन जैसे कीट के बारे में पढ़े, पक्षियों के बारे में पढ़े, है ना, तो वो सब चीजें नहीं है अपने सिलेबस में, इसलिए कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने से। तो पीतक की मात्रा के आधार पर मानव कंडा अपीत की है ना, जिसमें पीतक एब्सेंट होता है। एब्सेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन बिल्कुल न के बराबर, है ना, नेग्लिजिबल, बिल्कुल न के बराबर होगा। पीतक के वितरण के आधार पर समपीत की, बेटा देखो ये टेक्निकली टर्म गलत होता है ऐसे कहना कि अपीत की अंडा है ना। तो पीतक तो होता है लेकिन बिल्कुल न के बराबर होता है। जो माइक्रोलेसिथल होता है ना, जिसमें बहुत कम पीतक होता है, उससे भी कम होता है, बिल्कुल न के बराबर है। जितना भी पीतक है पूरे अंडे में समान रूप से वितरित रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे पीतक केवल अंडे के सेंटर में आ गया, तो आपने कॉकरोच में पढ़ा था कि उसको केंद्र पीत की अंडा कहते हैं। पीतक मान लो कि जैसे केवल एक गोलार्ध की तरफ है तो उसको गोलार्ध पीत की अंडा कहते हैं। और पीतक अगर मान लो कि पूरे अंडे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ना तो ऐसा है कि किसी एक कोने में ज्यादा है ना सेंटर में ज्यादा है, पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम समपीत की अंडा कहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ ऊपर वाले पॉइंट में 1 और 2 नंबर वाले पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है ना? कहीं आप ये सोचो कि सर इसमें अपीत की है मतलब पीतक की नहीं है, तो फिर समान वितरण कैसे होगा? बेटा पीतक तो है लेकिन बिल्कुल न के बराबर है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। फिर है बेटा कवच के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक अंडा है क्लीडोइक और एक होता है नॉन क्लीडोइक। क्लीडोइक एग ऐसे अंडे जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग पाई जाती है, कठोर कवच कैल्शियम है, उसको क्लीडोइक बोलते हैं। और जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच एब्सेंट है उसको नॉन क्लीडोइक बोलते हैं। चलो बेटा और बताओ नॉन क्लीडोइक अंडे किसमें हो सकते हैं? जो जिनमें बाह्य निषेचन होगा, है ना, जैसे मेंढक का अंडा, है ना, अस्थिल मछलियों में, क्योंकि उपास्थल मछलियों के अंडों के बाहर मरमेड पर्स बताया था ना, एक कवच होता है, मरमेड पर्स होता है, उपास्थल मछली में लिखाया था। तो वो नॉन क्लीडोइक है बेटा। अब सोचो अगर मेंढक में बाह्य निषेचन है, अस्थिल मछली में बाह्य निषेचन है, ठीक है, अगर इनमें जैसे क्लीडोइक अंडे होते तो स्पर्म उस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को पेनिट्रेट कैसे करता? ठीक है, तो अंडे कैसे हो गए उनमें? नॉन क्लीडोइक। आप ह्यूमन में ध्यान रखें, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन क्लीडोइक बोलेंगे। फिर है भ्रूण परिवर्धन के आधार पर अनिर्धारी या नियमनकारी। ठीक है बेटा, देखो अनिर्धारी का मतलब होता है इनडेटर्मिनेट, इनडेटर्मिनेट, और एक होता है निर्धारी मतलब डेटर्मिनेट। और नियमनकारी रेगुलेटिव, अनियमनकारी नॉन रेगुलेटिव। अब अनिर्धारी और नियमनकारी से तात्पर्य क्या है वो समझो। जैसे मान लो बेटा ये अंडा है, ठीक है, और इसमें निषेचन होकर के जाइगोट बन गया। अब इसमें विभाजन होंगे, है ना, अभी तो एक कोशिका ही तो है, अब विभाजन हुआ तो इसमें देखो ये बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। ये देखो ये विभाजन होने से ये सेल बन गई इसमें। अब जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, सेल को डार्क किया, तो ये पता है बेटा पहले से ही निर्धारण हो जाता है कि कौन सी कोशिका भ्रूण का कौन सा अंग बनाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो विदलन जो होता है ना, तो विदलन होने के बाद में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनको कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे बेटा? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। किसे कहता है कोरक खंड? विदलन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, विदलन क्या है बेटा? एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो विदलन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनको क्या कह रहे हैं?
कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कह रहे हैं, तो इनमें कोरक खंडों का निर्धारण पहले से ही हो गया। ठीक है, कि जैसे मान लो कि इस ये सेल है, तो जैसे इसके राइट लेग बना रही है ना, ये एक सेल है, इसकी मान लो ये लेफ्ट आई बना रही है, तो ये क्या है बेटा, पहले से डिटर्मिनेशन हो चुका है। अब सोचो अगर भ्रूण परिवर्तन के दौरान इनमें से कुछ भी कोरक खंड अगर नष्ट हो जाए, जैसे मैंने इन जिन दो को हाईलाइट किया है, ये दो कोरक खंड यहां से नष्ट हो जाएंगे, तो क्या अब भ्रूण का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा वहां पे? हाँ बेटा, क्या भ्रूण का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा? तो इसको आप निर्धारी बोलोगे, अनिर्धारी बोलोगे? निर्धारी। अरे बेटा निर्धारण हो चुका है ना पहले, तो अनिर्धारी क्यों कहेंगे? निर्धारी विदलन कहेंगे इसको। क्या ये नियमन कर रहा है अपना? नहीं कर रहा। तो जो निर्धारी होता है वह कैसे होता है? अनियमनकारी होता है। अब मानव में देखो क्या होता है, ये तो देखो हमने निर्धारी विदलन आपको समझाया और निर्धारी अंडों के प्रकार बताए। अब मुझे ये बताओ कि पहले आप जो डेटरमिनेट और नॉन रेगुलेटिव है, ये दो चीजें समझने में बैठी नहीं बेटी? डेटरमिनेट का मतलब लेट आए बेटा, नहीं है ना। अब आगे ध्यान दो, इनडेटरमिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो भ्रूण में मानव की बात कर रहा हूं बेटा मैं, मानव में जैसे मान लो एक अंडा है और एक शुक्राणु उसको फर्टिलाइज किया और ये बेटा डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब पता है ह्यूमन में क्या होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट होने से कई बार ऐसा हो जाता है वो ब्लास्टुला अवस्था में दो पार्ट में ब्रेक जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि ये ऐसे बहुकोशिकीय संरचना है, इस तरह से विदलन होने के बाद में, विभाजन होने के बाद में दो संरचनाओं में बट गया, है ना। अब इससे बेटा अलग भ्रूण बनेगा, इससे अलग भ्रूण बनेगा, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे इसमें, है ना, जुड़वा होंगे। और जुड़वा भी ऐसे होंगे कि एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा, क्योंकि जाइगोट तो एक ही था ना यार। नहीं समझे मेरी बात को? यस सर। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा और आगे बताता हूं मैं। जैसे मान लो बेटा ये एक और ये एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर रहा है, तो इससे ये 2n जाइगोट बना, इसमें विदलन विभाजन हुए, ठीक है, और ये बहुकोशिकीय संरचना बन गई इस तरह से। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, अब इस पार्ट से अलग भ्रूण बनेगा, इस पार्ट से अलग भ्रूण बनेगा, है ना। अब ये भ्रूण ऐसे थोड़ी होंगे कि यार इसका आधा पार्ट ही बनेगा, एक हाथ एक पैर एक नोस्ट्रिल एक आंख ही बनेगी, है ना, और आधा इधर बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे पूरे पार्ट ही तो बनेंगे। इसका मतलब ये निर्धारित तो नहीं है ना। अगर निर्धारित होता तो इसमें जैसे ये आधा पार्ट ब्रेक हो गया, तो इस आधे पार्ट के ऑर्गन इसमें बनते, आधे वाले इसमें बनते, है ना। तो मानव में अंडों का प्रकार या विदलन का प्रकार कैसा है? निर्धारी या अनिर्धारी? अनिर्धारी है, क्योंकि बेटा हमारे में जो ये निर्धारण होता है, ये डिटर्मिनेशन होता है कि कौन सा कोरक खंड शरीर का कौन सा अंग बनाएगा, ये निर्धारण होता है हमारे में गैस्ट्रुला अवस्था के बाद में। क्योंकि गैस्ट्रुला अवस्था में 3 जनन बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा है, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ ली कि यार कौन सा सिस्टम कौन से जर्मिनल लेयर से बनता है, ठीक है। अब बताओ डिटर्मिनेशन तो बाद में हुआ, पहले थोड़ी डिटर्मिनेशन हुआ था कि भैया अगर इस वाले कॉर्नर में कोई मतलब कोशिका बनेगी, इस कोशिका से जैसे ये दाई आंख बन रही है ना, अगर ये नष्ट हो गई ना ये वाली कोशिका भ्रूण परिवर्तन के दौरान, तो उसमें ये वाली आंख नहीं बनेगी। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? अनिर्धारित विदलन है, और ये रेगुलेटिव प्रकार का यहाँ पर नियमन हो रहा है। बताओ नहीं हो रहा है क्या यहाँ पर रेगुलेशन? डेवलपमेंट का रेगुलेशन हो रहा है ना। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें ये जो 3 टाइप हमने बताए हैं, अच्छा चौथा वाला टाइप भ्रूण परिवर्धन के आधार पर, ये समझने में आया नहीं आया? हाँ बेटा बोलो, 4 टाइप बताओ आपको क्लियर हुए नहीं है? अब इसमें डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं आएगा फिर मेरे पास में, है ना, समझने में आ गया? हो सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी आगे। आगे देखो बेटा, 5वां पॉइंट है अंड झिल्ली के आधार पर। पता है ये तो आप सब जानते ही है, जो पहले बनती है उसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो बाद में बन रही है उसको सेकेंडरी बोलेंगे।
जैसे आपने ये पढ़ा था ग्राफियन पुटिका, तो ग्राफियन पुटिका में हमने जोना पेलिसिडा बनाया जो एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर होता है। वैसे बेटा आप मेडिकल की किताब में पढ़ोगे ना तो आपको शायद ये सारी चीजें गलत लगेंगी, बाद में गलत पढ़ा दिया हमें तो, है ना, क्योंकि मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि उसमें वो फिर क्या है कि आपके गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर वो वाले डेटा अगर अपन लिखाते हैं तो फिर आप गलत कर दोगे नीट में, क्योंकि जैसे जो सेकेंडरी ऊसाइट सेकेंडरी जो फोलिकल होती है द्वितीयक पुटिका, तब पता है जोना पेलिसिडा बनना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये पूरा बन जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन उसका, है ना। लेकिन हम बताते हैं उसको ग्राफियन फोलिकल में बनता है, क्योंकि वो कंप्लीट ग्राफियन फोलिकल में होता है। आई मेरी बात समझने में? स्टार्ट वहां पर हो गया, कंप्लीट ग्राफियन फोलिकल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनती है जो ग्लाइकोप्रोटीन के बनी होती है। ये पीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है ना, कि कौन सी कोशिकीय है कौन सी अकोशिकीय स्तर होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन नॉन एसेल्यूलर होगा, सेल नहीं होगी बेटा, सॉरी जोना पेलिसिडा। और जो कोरोना रेडिएटा है वो आपने जो डिस्कस प्रोलीजिरस की लेयर बताई थी, ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स वाली, याद है? तो उसी को ही तो अपन कह रहे थे बेटा, है ना, उसी को तो कोरोना रेडिएटा बोला था। लेकिन वो पहले थोड़ी कह रहे थे अपन, ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद में उसका नाम दिया कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ग्रेन्युलोसा सेल्स बड़ी हो जाती है, तो अब उसको फिर कोरोना रेडिएटा कह देते हैं। तो प्राइमरी कौन सी हो गई? जोना पेलिसिडा। मानव के अंडे में प्राथमिक अंड झिल्ली कौन सी है? जोना पेलिसिडा। कोशिकीय अकोशिकीय? अकोशिकीय। किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। और जब पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करना होता है, आपने फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी पढ़ी है ना। चलो देखो, फास्ट ब्लॉक तो अंडे की झिल्ली में ही हो जाता है, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। तो जो स्लो ब्लॉक पोलिस्पर्मी होता है जिसमें एडिशनल स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट किया जाता है, तो वो काम कहां पर होंगे? किस स्तर में बदलाव आएगा? कोरोना रेडिएटा में बदलाव आता है या फिर जोना पेलिसिडा में आता है? बताओ। जोना पेलिसिडा में चेंज आया था, बताया था ना कि उसमें ZP3 नष्ट हो गए, जोना पेलिसिडा हार्ड बन जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी हो गई बेटा? कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, सेल्यूलर है या एसेल्यूलर है? सेल्यूलर लेयर हो गई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लो कि ये तो खैर सारी बातें क्लियर हो गई। अब है कि प्राथमिक अंड झिल्ली कौन बनाता है? तो आप कहोगे बताओ प्राथमिक अंड झिल्ली कौन बना रहा है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बना रहा है बेटा? यहाँ पे खुद सेकेंडरी ऊसाइट बनाती है, यही तो बताया मैंने। अरे सेकेंडरी ऊसाइट तो जोना पेलिसिडा बनाती है, और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर ओवरी बनाती है, अंडाशय। अरे अंडाशय के जो कोर्टेक्स वाला भाग होगा, तो कोर्टेक्स वाली भाग की जो सेल है वही तो फोलिकुलर सेल ग्रेन्युलोसा सेल बनती है, और वो सेल ही तो बाद में कोरोना रेडिएटा में चेंज हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना। देखो बेटा, प्राथमिक अंड झिल्ली अकोशिकीय निर्माण सेकेंडरी ऊसाइट द्वारा, द्वितीयक अंड झिल्ली कोरोना रेडिएटा कोशिकीय निर्माण अंडाशय द्वारा होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इस वाले पोर्शन में, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब आगे ध्यान दो, ये मैं लिख देता हूं यहां पर क्योंकि ये पीएमटी में भी आया हुआ है, आपके सी सेक्शन में मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। 2015-16 के समथिंग आए थे ये प्रश्न, और बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आए थे उस टाइम पे इस चैप्टर, 3-4 प्रश्न आए थे। और मायने रखते हैं कि एक चैप्टर से इतने सारे प्रश्न आना, जो वेटेज है नहीं इसका इतना। आगे देखो बेटा, अब पढ़ते हैं विदलन, ठीक है। तो विदलन को समझने के लिए पहले एक बार मैं आपको एक्स्ट्रा में यहां पर समझा देता हूं कि विदलन क्या होता है। देखो बेटा, अभी अपन पढ़ रहे हैं विदलन, इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। देखो विदलन बेटा एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है। तो फिर आपने इसको समसूत्री क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो इनकी इंटरफेज होती है, समसूत्री की जो इंटरफेज है इसमें G1 S और G2 प्रावस्था होगी।
और यहां पर जो होगी उसमें G1 और G2 प्राप्त। तो विदलन में इंटरफेस बहुत छोटी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो संश्लेषण प्रावस्था से प्रदर्शित हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, क्या G1 G2 मतलब ग्रोथ फेज एब्सेंट है, तो क्या विदलन में ग्रोथ होगी सेल की? नहीं होगी। अब मान लो कि जैसे बेटा ये जाइगोट है, अब इस जाइगोट में विदलन हुआ, ठीक है, तो विदलन हुआ तो देखो ये दो कोशिकाएं इस तरह से बन गई, ठीक है, और विदलन हुआ तो देखो फिर यहां पर ये बन गई चार कोशिका, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब जब ये सिंगल सेल थी तब इसमें 46 क्रोमोसोम थे, और जब इससे दो सेल हो गई तब भी 46 है, और जब ये चार सेल हो गई तब भी 46 ही है। इसका मतलब क्या इनका क्रोमोसोमल कंटेंट डीएनए मटेरियल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या सेम है? गलत बात बेटा, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेम कहां है? अगर सेम रहता तो फिर तो बराबर बराबर बांटते जाते ना। अरे एक आदमी के पास में, उसके पास में मान लो 4 बीघा जमीन है ना, उसके 4 बेटे हो गए, तो चारों बेटों में वो ऐसे थोड़ी उनके भी 4 ही रहेगी, हमारे बाप के 4 थी तो उनके उनके जो बेटे हैं वो भी कहे भाई हमारे बाप के पास में भी 4 ही रहनी चाहिए, है ना, तो वो तो बढ़ती जाएगी ना। तो यहां पर तो 46 ही है। इसका मतलब क्रोमोसोमल कंटेनिंग डीएनए मटेरियल इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या सिमिलर है? तो आप कहोगे डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ना, इसीलिए 46 है। अगर समान रहता ना, जैसे यहां पर 46 था तो इसमें 23 नहीं हो जाता है, और अगर यहां पर 23 रहता तो इसमें तो फिर और भी कम हो जाता है ना, और ज्यादा डिक्रीज करता। तो पहली बात समझने में आई कि डीएनए कंटेंट इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, अब बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की। अब बताओ ये डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या सेम है? डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है कर ना? रहा है। अरे डिक्रीज कर रहा है तो सेल का साइज छोटा हो गया। अरे यार देखो पहले जाइगोट इतना बड़ा था, है ना, अभी भी जाइगोट उतना ही बड़ा है। पहले जो स्टार्टिंग में एक कोशिकीय जाइगोट था तब भी इतना ही बड़ा था, और अब जो 4 कोशिकीय की अवस्था है तब भी इतना ही बड़ा है। इसका मतलब कि उसमें जो कोशिका द्रव्य पदार्थ है उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती है ना, वो जितना था उतना ही है, वो डिक्रीज नहीं कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा है। आप सेल के बेसिस पर बोलोगे तो डिक्रीज करेगा, बाकी सेम है, कांस्टेंट होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा कि विदलन के दौरान भ्रूण के आयतन में और आकार में वृद्धि नहीं होती है? बताओ हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अब है ना, और जितना साइज पहले था उतना ही साइज अब है। तो विदलन के दौरान कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कोशिकाओं की आकृति घटती जाएगी। अब बताओ ये बात समझने में आई नहीं आई? हाँ बेटा, क्लियर है? ठीक है। अब ये क्यों किए जा रहे हैं विदलन? समसूत्री विभाजन भी तो कर सकते थे, लेकिन उसका एक कारण है कि ये जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, ठीक है, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को इंक्रीज करने के लिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो केंद्रकीय सूचकांक के लिए ये क्लीवेज यहां पर किए जा रहे हैं। बेसिक चीज तो यही थी, बाकी और देखते हैं बेटा। इसके अंदर देखो, युग्मनज में तीव्र समसूत्री विभाजनों की श्रृंखला विदलन है, लेकिन ये सामान्य समसूत्री विभाजन की तुलना में भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि विदलन के दौरान भ्रूण में कोई वृद्धि नहीं होती है। जब विदलन होगा तो भ्रूण के आकार में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो जितना था उतना ही रहेगा। भ्रूण का आकार व आयतन समान बना रहता है, सही बात है। अंतरावस्था बहुत छोटी है। देखो बेटा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एक ही बात है,
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। और फर्स्ट सेकंड पॉइंट का कारण है तीसरा वाला पॉइंट। इनका रीजन क्यों आयतन समान बना रहता है, क्योंकि अंतरावस्था बहुत छोटी है जो केवल एस प्रावस्था से प्रदर्शित होती, G1 G2 प्रावस्था एब्सेंट है। जैसे माइटोसिस में G1 S G2, यहां पर केवल एस अब प्रावस्था होगी। फोर्थ पॉइंट है पुत्री कोशिका ब्लास्टोमियर। पुत्री कोशिका को क्या बोलेंगे बेटा? ब्लास्टोमियर, या कोरक खंड का आकार घटता है व संख्या बढ़ती है। कोशिका द्रव्य में कोई वृद्धि नहीं होती है ना। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को कम नहीं बताना है, सेम बताना है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है। ठीक है। अरे जैसे मान लो कि मैं ये कहूं, जैसे वो अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि भाई 4 बीघा जमीन है ना, फिर उसके 4 बेटे, चारों में एक एक बीघा बांट दी जमीन को, है ना। जैसे 400 गज है तो 100 गज के प्लॉट उसने उनको दे दिए, तो वो टोटल जो वॉल्यूम है वो तो अभी उतना का उतना ही है ना, 400 ही होगा, है ना। उसमें थोड़ी कोई चेंज आ रहा है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि इसके वॉल्यूम में साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो होता है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है। देखो, कोशिका द्रव्य में कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन डीएनए युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ में वृद्धि होती है। बताओ इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, है ना। तभी तो अब आप ये कहोगे कि सर पहले भी 46 थे, अभी भी 46 है। अरे तो बेटा पहले 46 थे और अब भी जैसे 2 सेल बन गई, पहले एक सेल में 46 थे, अब दोनों सेल में 46 है। तो वो जो दूसरा वाला 46 है वो इंक्रीज ही तो किया है ना। तो केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। समझ गए बात है? केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात बढ़ता है, या फिर ऐसे कह दो कि के आई केंद्रकीय सूचकांक बढ़ता है। के आई क्या होता है? के आई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइडेड बाई वीसी माइनस वीएन। तो विदलन क्यों किए जाते हैं? विदलन के आई के मान को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि एक जाइगोट जो होता है ना बेटा, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और जो न्यूक्लियर कंटेंट है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आप ये मान के चलो कि सामान्य कोशिका की तुलना में जाइगोट में के आई का मान 500 गुना कम होता है। ठीक है। तो वो इतना बढ़ाना है कि वो जब जाइगोट वाली सेल के अंदर के आई का मान आपके सोमेटिक सेल के इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल कोशिका के बराबर हो जाएगा, वहां पर रुक जाता है और फिर आगे नॉर्मल माइटोसिस होने लग जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि वो जीवन पर्यंती विदलन ही होता रहेगा, है ना। वो इतना सही रहेगा लेकिन सेल के नंबर बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज तो करता जाएगा ना। जैसे ही आगे के आई का मान हमारे जाइगोट के इक्वल, नॉर्मल सेल के इक्वल होगा, विदलन रुक गए तो सामान्य संसूत्री विभाजन प्रारंभ होने लग गए। अब देखो बेटा, विदलन एक तीव्र विभाजनों की श्रृंखला है, इसलिए ऑक्सीजन की खपत इस दौरान बढ़ जाती है और जो उपापचय है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब मुझे ये तो आप ये 8 पॉइंट जो है ना, यहां तक के पॉइंट पढ़ लो एक बार और फिर मुझे बताओ कि इनमें से कौन से वाले टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है। 6 तक पढ़ लो पहले, ये लो, इन 6 पॉइंट में देख लो कि कौन से वाले में आपको डाउट आ रहा है। विदलन क्या होता है? जल्दी बोलो, विदलन क्या होता है? एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है। क्या ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन के जैसे होते हैं? नहीं होते। क्या फर्क है? तो आप कहोगे इनमें इंटरफेस बहुत छोटी होगी, केवल एस प्रावस्था से प्रदर्शित होती है। विदलन के दौरान बनी पुत्री कोशिकाओं को क्या कहेंगे? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहेंगे। ठीक है। तो विदलन के दौरान गुणसूत्रीय पदार्थ में वृद्धि, कमी या समान वृद्धि, और कोशिकीय पदार्थ समान रहता है, से नहीं बताना है ना, समान रहता है। क्यों किए जाते हैं विदलन? के आई के मान को बढ़ाने के लिए। जाइगोट में के आई का मान सामान्य कोशिका से कम होता है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब सामान्य कोशिका के बराबर हो जाएगा के आई का मान तो विदलन बंद, सामान्य समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। विदलन के दौरान मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। ठीक है। फिर आगे देखो, विदलन का प्रकार व दर पीतक की मात्रा व वितरण पर निर्भर करती है। 9वां पॉइंट। ठीक है। देखो कैसे, इसके लिए आप ये सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ो जो स्क्रीन पर दिख रही है, बाल्फोर का नियम। बाल्फोर ये
कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, एक परिकल्पना बताई थी कि विदलन की दर पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि बेटा जितना ज्यादा उसमें मतलब योग होगा, योग मतलब पीतक, तो विदलन की दर उतनी ही कम होगी। पीतक क्या होता है? पीतक एक पोषक पदार्थ है, भ्रूण के लिए एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो अंडे में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो भ्रूण उस पीतक से न्यूट्रिशन लेता रहता है, उससे पोषण लेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब उस पीतक को थोड़ी डिवाइड करना है, डिवीजन तो सेल का होगा ना, है ना, डिवीजन तो सेल का होगा, उसको थोड़ी डिवाइड करना है, तो डिवीजन होता है बेटा सेल का वहां पे। इसलिए तो जितना ज्यादा पीतक होगा डिवीजन की रेट उतनी ही कम होगी, ठीक है। और इसका जो पैटर्न होता है, क्लीवेज के होने का जो पैटर्न होता है, वो भी इसी चीज पर ही डिपेंड करता है। जैसे देखो मैं आपको एक से यहां पर समझाता हूं। जैसे बेटा आप ये समझना एक बार कि मान लो ये कोई अंडा है और इस के सेंटर में पीतक भरा हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा है, केंद्र पीत के अंडा, जैसे कॉकरोच में पड़ा था। अब बताओ सेंटर में डिवीजन होगा क्या? डिवीजन कहां होगा? चारों तरफ होगा। तो चारों तरफ देखो ये कोरक खंड बन गए। अब मुझे ये बताओ, क्या ये पूरा अंडा विभाजन हुआ है? पूरे अंडे में विभाजन हुआ है? तो आप कहोगे सर पूरे में तो नहीं हो रहा है डिवीजन, है ना, जैसे सेंटर में नहीं हुआ है डिवीजन, केवल सतह पर हुआ है, तो इसको आप कहोगे बेटा सतही विदलन। सतही विदलन जो मैंने कॉकरोच में लिखा है भी था आपको। बताओ ये पैटर्न जो है विदलन का, ये डिसाइड हुआ नहीं हुआ पीतक की मात्रा के आधार पर? चलो देखो और बताता हूं, अतिपीत के अंडों का एग्जांपल देख लो। जैसे ये पक्षी का अंडा है, तो पक्षी के अंडों में ये गोलार्ध पीत की होते हैं अंडे। देखो ये जो लाइनिंग की ना, ये पीतक है, एक गोलार्ध पर ज्यादा मात्रा में है, ऊपर जो खाली वाला भाग है यहां पर विभाजन होगा और इस तरह से ये कोरक खंड बनते हैं। देखो इस तरह से, है ना, जैसे आप इसको देखोगे ना तो अंडे के ऊपर ऐसे डिस्क के जैसे दिखाई देगा। जैसे मान लो कि ये एग है और यहां पर ऐसे 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 ऊपर ऊपर की तरफ जैसे वो डिस्क रखी हो, उसकी तरह ये विदलन होता है, इसलिए इसको डिस्कोइडल विदलन कहता है। बिंबाब विदलन इंग्लिश में बोलता है डिस्कोइडल क्लीवेज। बेटा हमें पढ़ने नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो पीतक की मात्रा और वितरण से कैसे डिसाइड होता है विदलन का प्रकार, वो समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसको हम बोलेंगे बेटा डिस्कोइडल क्लीवेज। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में क्या पूरा अंडा विभाजन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना? तो ये पूर्ण भंजी विदलन है या अपूर्ण भंजी विदलन होगा? अपूर्ण भंजी विदलन, इंग्लिश में मीरोब्लास्टिक बोलेंगे। समझ गए? अब देखो और टाइप देखो आप यहाँ पे, जैसे ये एक अंडा है जिसमें समान रूप से पीतक बहुत कम मात्रा में न के बराबर, मानव का अंडा है, तो उसमें विदलन इस तरह से होगा, पूरा अंडा विभाजन करेगा। देखो सारे कोरकखंड समान आकृति के हैं, तो इसको हम कहते हैं समान पूर्ण भंजी। समान पूर्ण भंजी। और जैसे ये मेंढक का अंडा है, मेंढक का अंडा भी गोलार्ध पीत की है, लेकिन अब ए और बी वाले में देखो फर्क, ए में अति गोलार्ध पीत की और बी अल्प गोलार्ध पीत की। अब यहां पर क्या होगा, छोटे छोटे बनेंगे ऐसे, और जिन तक है ना वहां पर बड़े कोरकखंड बनेंगे। बताओ पूरा अंडा विभाजन किया नहीं किया? पूरे अंडे में विभाजन हुआ, लेकिन समान या असमान कोरकखंड बने हैं, तो इसको असमान पूर्ण भंजी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा ये जो विदलन का प्रकार है, ठीक है, और जो दर है विदलन की, वो पीतक की मात्रा और वितरण पर निर्भर करती है। 9वां पॉइंट समझा रहा था मैं आपको, समझने में आ गया? तो अब ज्यादा रीजन नहीं देखना है,
है ना, इतने सारे नाम जो मैंने लिखे हैं। सीधी सी एक बात है कि बाल्फोर का नियम याद रखो। आपको ये कहे कि बेटा ये बताओ कि विदलन का प्रकार और दर क्या पीतक की मात्रा वितरण पर डिपेंड करता है? कि सर बिल्कुल करता है डिपेंड। क्यों करता है? क्योंकि बाल्फोर भाई साहब ने एक बात कही थी कि विदलन की दर पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये इसमें अफेक्ट करेगा। जितना ज्यादा पीतक उतना ही कम विदलन, मतलब उतना ही कम विभाजन। जितना कम पी उतना ही ज्यादा विभाजन, है ना। तो इसके रेट पर डिपेंड करेगा, योग के अमाउंट पर। क्लियर बेटा? आई बात समझने में? मानव में विदलन बहुत धीमा व अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस होता है। अतुल्यकालिक देखो बहुत धीमा होता है। जैसे एक पैकेज में लाइन लिखी हुई है, उसको हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ पे काम की चीज नहीं है इसलिए नहीं लिखा रहा मैं। जैसे मानव में पहला विदलन निषेचन के 30 घंटे बाद में होता है, दूसरा विदलन 60 घंटे बाद में होगा। देखो कितना स्लो डिवीजन चल रहा है ना। और इसीलिए कह रहा है कि ह्यूमन में जो क्लीवेज की रेट है वो बहुत स्लो होती है, धीमा होता है। अतुल्य का मतलब क्या होगा? एक तुल्यकालिक और एक होता है अतुल्यकालिक, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। जैसे एक कोशिका है, इधर देखो आप, जैसे ये जाइगोट है, डिवीजन हुआ 2 कोशिका बन गई, 2 में डिवीजन हुआ तो 4 कोशिका बन गई, 3 तो बनी नहीं इसमें। अरे 3 थी क्या? नहीं, सीधा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है ना। ऐसे डिवीजन होता जा रहा है। लेकिन ह्यूमन में कैसा होगा? पहले एक कोशिका, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब कि जो विषम संख्या है वो भी बीच में आती है। ठीक है, इसलिए इसको अतुल्यकालिक कहेंगे। ये अपने एक बार एप्टी में या एआईएटीएस में प्रश्न आया था एक बार, है ना, कि मानव की विदलन में निम्न में से कौन सी अवस्था पाई जाती नहीं पाई जाती, ऐसा कुछ था। तो उसमें या फिर स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन था, क्या 3 कोशी की अवस्था मानव विदलन के दौरान होती है? तो बच्चों ने इसको गलत कर दिया, नहीं होती है। 2 से 4, 4 से 8 ऐसे पढ़ लिया उसको, लेकिन उसमें विषम संख्या भी आती है, इसलिए हम उसको एसिंक्रोनस विदलन कहते हैं, है ना। अतुल्यकालिक कहेंगे। समझने में आई बेटा बात मेरी? जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, है ना, इस तरह से लिख रखा है। आई बेटा बात समझने में? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? धीमा और अतुल्यकालिक विदलन हो गया। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को मैं, उसको और याद रख सकते हो आप लोग चाहे। एक तो हो गया होलोब्लास्टिक रेडियल रोटेशनल, और नहीं एक मिनट रुको, फिर अब वो ट्रिक मेरे दिमाग से निकल गया, अभी याद आएगी तब लिख दूंगा उसमें। एक तो देखो यहाँ पर है वो सारी चीजें लिखी हुई, जैसे एक तो मानव में विदलन का प्रारूप है अरीय विदलन, और विदलन का प्रकार है समान पूर्णभंजी इक्वल होलोब्लास्टिक, है ना, इक्वल होलोब्लास्टिक। और अरीय विदलन का मतलब हो गया बेटा रेडियल। अब देखो इसका मतलब समझ लो आप, रेडियल का मतलब क्या? रेडियल सिमेट्री पढ़ी है ना आपने, बस उसी तरह से ही। अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे ये जाइगोट था, है ना, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। और इस जाइगोट में, एक मिनट, है ना, वापस बना रहा हूं डायग्राम को, या फिर इसे मैं समझा देता हूं। देखो ये कोई ह्यूमन का जाइगोट है, इस तरह से दिख रहा है आपको। अब 3D में सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। अब इसमें देखो विभाजन की रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे विभाजन हो रहा है। बताओ बेटा कितनी कोशी की अवस्था बन गई? 2 कोशी की अवस्था, एक सामने है और एक पीछे जो तुम्हें नहीं दिखेगी, है ना। अरे जैसे मान लो कि ये कोई इस तरह से कोई अंडा है, तो ऐसे विभाजन हुआ, तो एक सेल तो सामने से दिख रही है और एक पीछे की तरफ हो गए, ऐसे डिवीजन हुआ है ना इस तरह से, तभी तो मैंने उस लाइन को कंप्लीट किया बाद में, तो 2 सेल बन गई। फिर बाद में अब डिवीजन हुआ इस तरह से, कितनी सेल बन गई? 4 सेल बन गई। समझे? समझने में आ गया ना 4 कैसे बनी? ठीक है।
देखो वापस, जैसे एक बार तो ऐसे डिवीजन कर दिया, ऐसे, तो एक है ये है और एक ही है, दो बन गई। अब ऐसे डिवीजन किया, चार बन गई, है ना। और अब डिवीजन कर दिया इस तरह से, कितनी बन गई? हाँ 8 कोशी की अवस्था, जिसमें 4 सामने की तरफ है, 4 पीछे की तरफ है। ये रेडियल सिमेट्री है ना, इसीलिए इसको रेडियल क्लीवेज कहते हैं। अरीय विदलन है। समान पूर्णभंजी, समान, सभी कोरखंड समान आकृति के बनेंगे। पूर्णभंजी पूरा का पूरा अंडा डिवाइड करता है, क्योंकि पी तक न के बराबर है ना। तो ये बस केवल याद रखना है कि ह्यूमन में अरीय विदलन है, समान पूर्णभंजी विदलन होता है। समझने में आई नहीं आई बात बेटा इसमें? ठीक है, आ गई। हाँ। अब आगे देखो बेटा, अब पढ़ते हैं विदलन की अवस्थाएं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे विदलन होगा, जैसे मान लो एक जाइगोट से 2 सेल बनी, 3 बनी, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 8 से जो 16 कोशी की अवस्था वाली स्टेज होती है, 8 से 16 सेल वाली जो स्टेज होती है विदलन की, उसको क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तूतक, क्योंकि सहतूत का फल होता है ना। ठीक है, अभी गर्मियों में बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जिसमें ये सफेद रंग के आते हैं, लाल रंग। खाए कभी? ठीक है, सहतूत के फल। पहले भी छोटे थे तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, उसका नाम भी था सटकल, सटकल बोलते। तुम सुना है नाम कभी इसका? नहीं सुना? नहीं सर। तो ऐसे ये मतलब कोई ऐसे वो लकड़ी का ऐसे बीच में से काट करके ऐसे इस टाइप में बनाते थे एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे तोड़ने के लिए से, वो तोड़ने के लिए इनको बहुत खाते थे। एक दिन तो जयपुर में तो क्या है, यहाँ पर मतलब पेड़ नहीं, ये मार्केट में बिकते हो रहे ये पैसों के अंदर। ठीक है, खैर देखो कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारे गांव में ना पेड़ बहुत सारे, तो ला के बेच दिया कर यहाँ पर। सही में, वास्तव में। अरे कितना टाइम लगता है तोड़ने में। निर्माण देखो बेटा, इसीलिए इसको तूतक बोला जाता है। अभी आपको डायग्राम बताऊंगा, इसमें जो ये कोरक खंड होता है वो सहतूत के फल के ऊपर आपको छोटे छोटे जो दाने दिखते हैं ना बाहर की तरफ, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम मोरूला या तूतक रखा गया, क्योंकि मोरूला शब्द की उत्पत्ति हुई है मलबरी फ्रूट से। मलबरी का मतलब होता है सहतूत, है ना, इसलिए तूतक कहता है। मोरूला के बनने की प्रक्रिया को मोरूलेशन कहेंगे, मोरूलेशन। ठोस गेंदनुमा संरचना है, सहतूत के फल के समान। 4 से 6 दिन में गर्भाशय में प्रवेश करता है, और इस अवस्था में कोरोना रेडिएटा हट जाएगा। ठीक है, देखो इसका एक डायग्राम आप लोगों को बता रहा हूं मैं, इस तरह से होगा। सहतूत के फल के समान होता है। सहतूत के फल को इंग्लिश में बोलते हैं मलबेरी। ठीक है, और इसका एक डायग्राम देख रहे हैं बेटा अपन। इसकी जो बाहर की कोशिकाएं हैं ये ऐसे चपटी होती है, बाहर वाली सेल, और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो गोल होगी और बड़ी भी होती है। ऐसे ये जो स्टेज बनती है ना, ये 16 से 32 कोशी की अवस्था की बनती है। तो ये तो है बेटा, इसमें बाह्य है, चपटी व छोटी कोशिका। ठीक है, बाह्य, चपटी व छोटी कोशिका जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, और अंदर वाली है इसमें बड़ी व गोल कोशिका। अंतः बड़ी व गोल कोशिका। कोरोना रेडिएटा हट गया यहां से, लेकिन जोना पेलिसिडा अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, यह है जोना पेलिसिडा, यह अभी भी होगा, यह अभी नहीं हटेगा जोना पेलिसिडा। इसका एक कारण है जो आगे ब्लास्टुला में लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कि जोना पेलिसिडा जैसे ये जो बाह्य चपटी कोशिका है ना बेटा,
इन कोशिकाओं से एक एंजाइम स्रावित किया जाता है। बाह्य चपटी कोशिकाओं से एक एंजाइम स्रावित किया जाता है, उसको लाइटिक एंजाइम बोलते हैं। पता है वो लाइटिक एंजाइम क्या करेगा? वो लाइटिक एंजाइम एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं का लाइसिस करता है। एंडोमेट्रियम सेल का लाइसिस करेगा। देखो इस तरह से, जैसे मान लो कि ये एंडोमेट्रियम हो गई, ऐसे एंडोमेट्रियम है, ये रेड कलर से जो बना रहे हैं ये पूरा एंडोमेट्रियम है, ठीक है। और ये है यहां पर मोरुला अवस्था। तो ये सेल एक एंजाइम सिक्रेट करेगी। वो एंजाइम क्या करता है बेटा? इन एंडोमेट्रियल सेल को तोड़ता रहता है, लाइसिस करता रहता है, और ये मोरुला अंदर की तरफ आता रहेगा। अच्छा मोरुला नहीं है, अब ये अवस्था बदल जाती है, फिर और लाइसिस करेगा, और लाइसिस करके ये अंदर धस जाता है, देखो इस तरह से। और फिर बाद में ये लेयर वापस से बन जाती है। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है ना गर्भावस्था में, इस वजह से। ये हो गया रोपण, ये रोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया यहां पर। अब सोचो आप लोग एक बार कि जैसे ये फेलोपियन नलिका यहां पर है ना, यहां पर फेलोपियन नलिका है, यहां पर जाइगोट बना और यहां पर मोरुला बना है। अगर जोना पेलिशिडा हट जाता तो रोपण यहीं पर ही हो जाता, किसमें? फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में रोपण हो जाता। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, है ना। वो एक अबनॉर्मलिटी होती है बेटा, और ऐसा हो सकता है। और अब जो प्रेगनेंसी होगी उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर आप इसको हिंदी में अस्थानिक सहगर्भता कहते हैं। अस्थानिक, स्थान, गलत स्थान पर इंप्लांटेशन हो गया, ठीक है, जिसमें गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के अलावा गर्भाशय के बाहर कहीं भी इंप्लांटेशन हो गया, मुख्यतः फेलोपियन नलिका में, तो ये प्रेगनेंसी आगे सक्सेस नहीं होती है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है बाद में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अबॉर्शन हो जाएगा या फिर कराना पड़ता है ना। फिर प्रॉब्लम्स तो खैर बहुत सारी आती है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है इस तरह की। और इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे किसी फीमेल में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, या फिर कई बार ऐसे नॉर्मल भी हो जाता है, अननोन रीजन भी होता है, कारण नहीं पता है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए जोना पेलिशिडा वहां पर होता है। अब सोचो अगर जोना पेलिशिडा है तो वो लाइटिक एंजाइम बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मान लो ये जोना पेलिशिडा है ना, और ये अंदर की तरफ मोरुला है यहाँ पे। अब ये जो लाइटिक एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, तो वो लाइटिक एंजाइम तो यहीं रह जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर तो जोना पेलिशिडा की कवरिंग है, समझ गए। इसीलिए यहां पर ये होता है कि जो जोना पेलिशिडा है वो हटेगा नहीं, वो तब हटता है जब इसका इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, ठीक है। जब निषेचन होने के लगभग 15वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है, सॉरी 6-7वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस दिन जोना पेलिशिडा धीरे 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 अपने आप हटने लग जाता है। अगर पहले हट गया तो गलत जगह पर रोपण हो जाएगा, ठीक है। बताओ बेटा ये बात समझने में आई नहीं आई यहाँ पर? यस सर। है समान मतलब? हाँ, अरे उससे मतलब उससे मतलब नहीं है भाई, ये तो बाद में जो सेल का जो शेप है वो तो चेंज हो गया यार, है ना। समान का मतलब है कि एक तो कोई बड़ी सेल हो गई, छोटी सेल हो गई, ब्लास्टोमियर इनिशियल डेज के अंदर, तो इनिशियल में नहीं है, ये तो 4-5 दिन की बात हो गई अब, ठीक है। तो ये इसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही बोलते हैं बेटा, समान पूर्णभंजी बोलते हैं इसको। वो तो असमान पूर्णभंजी तो तभी होता है कि जब मान लो कि उसमें इस इनिशियली ही सेल कुछ बहुत माइक्रो और मेगामियर बनते हैं, इनमें इतना वेरिएशंस थोड़ी होता है। जैसे मेंढक होता है, तो मेंढक में 2 प्रकार के कोरक खंड बनते हैं, छोटे कोरक खंड और बड़े, वो बहुत वेरिएशंस होता है, उसको माइक्रोमियर और मेगामियर कहते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम है, शेप चेंज हो जाती है, थोड़ी लार्ज है, थोड़ी सी स्मॉल है, इस वजह से। बाह्य चपटी कोशिका में यहां पर टाइट जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन, और इनमें जो अंतः बड़ी कोशिका है इनमें गैप जंक्शन होता है, ठीक है बेटा। ये
टॉपिक समझने में आया आप लोगों को? बताओ, किसी बच्चे के कोई भी डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है? बढ़िया से क्लियर हो गया है ना? मोरूला बनने की प्रक्रिया को मोरूलेशन, 8 से 16 कोशी की अवस्था है, ठोस गेंदनुमा संरचना, सहतूत के फल के समान। सहतूत के फल को मलबरी फ्रूट बोलते हैं, इसलिए इसको मोरूला नाम दिया। 4 से 6 दिन में यूटेरस में एंटर करेगा और इस अवस्था में कोरोना रेडिएटा हट जाएगा। जोना पेलिशिडा अभी भी बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? कारण आपको बता ही दिया। अगर जोना पेलिशिडा हट जाएगा तो गलत जगह पर इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है? तो वो हटेगा। और ये जो लाइन में बोल रहा हूं ना, जोना पेलिशिडा का सिग्निफिकेंस क्या है, वो अभी आगे लिखी हुई है, उसमें आएगा। अब आगे पढ़ते हैं ब्लास्टुला। दूसरी अवस्था बेटा, मोरूला के बाद में क्या अवस्था आती है? ब्लास्टुला। कोरक कहते हैं ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहा जाता है, ठीक है? अब देखो आगे, लगभग 5वें दिन बनता है ना? ये ऊपर हमने लिखा है 4 से 6 दिन में गर्भाशय में प्रवेश, 5वें दिन ब्लास्टुला बन रहा है। बच्चे कंफ्यूज इसे में ही, है ना? तो देखो बेटा, जो मोरूला बना है ना, वो बना है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है? जैसे मान लो आज 8 कोशी की अवस्था बन गई, अब वो धीरे धीरे लुढ़क रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है सिलियरी मूवमेंट के थ्रू। फिर जैसे थोड़ा सा आगे रोटेट हुआ, फिर 8 से अब बन गए 12 सेल बन गई, 15 बन गई, 16 बन गई, है ना? अब फिर जैसे जैसे वो अंदर रोटेट करता जा रहा है तो वो यूटेरस में एंटर करना भी शुरू कर देता है और धीरे धीरे ब्लास्टुला में भी कन्वर्ट होता रहता है। तो आप ये मत समझना कि सर आपने ये लिखा है कि 4 से 6 दिन में मोरूला यूटेरस में एंटर करता है और 5वें दिन ब्लास्टुला बनता है। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब है कि 4 से 6 दिन के अंदर जो जाइगोट है ना, वो अंदर मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? वो गर्भाशय में एंटर करना स्टार्ट। अब आप इसको जाइगोट ही कह दो, कंफ्यूजन ही नहीं है। कहेंगे सर जाइगोट तो एक कोशी की है, नहीं कोई बात नहीं है, हम है ना, इसको वो अर्ली जाइगोट है, ये थोड़ा लेट जाइगोट है ना? ये प्रारंभिक जाइगोट नहीं है, ये थोड़ा लेट जाइगोट मान लो, जाइगोट कह सकते हो आप इसको। कोई डाउट नहीं है ना बेटा इसमें? 4 से 6 दिन में यूटेरस में एंटर करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे एंटर कर रहा है वैसे वैसे ब्लास्टुला भी बन गया। तो किस दिन बन गया? 5वें दिन ब्लास्टुला बन गया। अब देखो आगे, गर्भाशय गुहा में एंडोमेट्रियल ग्रंथि के श्रावण द्वारा पोषण ग्रहण करता है। चलो कौन बच्चा बताएगा मुझे कि ब्लास्टुला लगभग 5वें दिन गर्भाशय में प्रवेश किया है, मतलब 5वें दिन, सॉरी, ब्लास्टुला बन गया, यूटेरस में भी आ गया, ब्लास्टुला भी बन गया 5वें दिन, ठीक है? और 5वें दिन बाद में, इसका मतलब क्या हुआ? निषेचन के 5 दिन बाद में। निषेचन किस दिन हो सकता है? अगर मान लो 14वें दिन अगर अंडोत्सर्ग हुआ तो 15वें दिन निषेचन मान लो आप, तो 15 और 5 20 दिन। बताओ कौन सी प्रावस्था चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? ल्यूटियल फेज चल रही है, जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन का लेवल ज्यादा है फीमेल में? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल ग्रंथि को श्रावण के लिए उद्दीप्त करता है क्या? बताया था, करता है ना? एंडोमेट्रियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो बताओ एंडोमेट्रियल ग्लैंड से जो सिक्रेशन बताया था, यूटेराइन मिल्क नामक एक पोषक तरल स्रावित करती है। भूल गए? बेटा पढ़ा करो, है ना? तो वो जो फ्लूइड को ये एब्जॉर्ब करके अपने साइज में क्या करता रहता है? लार्ज होता रहता है, ठीक है? तो देखो गर्भाशय गुहा में एंडोमेट्रियल ग्रंथि के श्रावण द्वारा पोषण ग्रहण करता है और खोखली गेंदनुमा संरचना बन गई। कितनी सेल स्टेज? 16 से 32 कोशी की अवस्था बन गई। तरल से भरी कोरक गुहा इसका विशिष्ट लक्षण है। खोखली गेंदनुमा संरचना है, अंदर से खोखला है, गुहा बनी हुई है, क्या कहते हैं गुहा को? कोरक गुहा। किससे भरी रहती है? तरल से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील, ठीक है? एक प्रारूपिक ब्लास्टुला में बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म पोष कोरक स्तर तथा अंदर की ओर इनर सेल मास आंतर कोशिका समूह है पाया जाता है। चलो इस लाइन को तो मैं डायग्राम से समझा रहा हूं अभी। अब बेटा देखो ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला विदलन की दूसरी अवस्था है। ब्लास्टुला ये लगभग 5वें दिन बनता है निषेचन के बाद में, ठीक है? और ब्लास्टुला में
तरल से भरी कोरक गुहा या ब्लास्टोसील का पाया जाना ब्लास्टुला का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है ब्लास्टुला में इस गुहा का पाया जाना। क्या सभी ब्लास्टुला में कोरक गुहा बनती है? नहीं बनती। जैसे इंसेक्ट में जो ब्लास्टुला होता है कॉकरोच में, उसके सेंटर में तो योक भरा रहता है, उसमें तो कोरक गुहा बनती नहीं है। आई बात समझने में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लास्टुला का प्रकार है वो भी सभी एनिमल में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो पीतक के मात्रा और वितरण पर डिपेंड करेगा। आई मेरी बात समझने में? तो बेटा अलग अलग प्रकार के ब्लास्टुला होते हैं, ठीक है। ये 4-5 प्रकार के हैं, जैसे पेरीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, सीलोब्लास्टुला, ठीक है। तो हम ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे कि बेटा मानव में कौन सा प्रकार होता है ब्लास्टुला का, तो आप कहोगे सर मानव में ब्लास्टोसिस्ट पाया जाता है। ब्लास्टुला का कौन सा प्रकार पाया जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? कोरक पुटी। अरे सिस्ट मतलब पुटी है ना, पुटी का। तो कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट अवस्था मानव में पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के ब्लास्टुला होते हैं। बताओ कोई डाउट नहीं है ना? है ना? अरे मैंने अभी समझाया, आप लोगों को समझने में आ गया? समझने में आ रही है नहीं आ रही है बातें? ठीक है। तो ब्लास्टुला के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें ह्यूमन में कौन सा ब्लास्टुला होता है? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पाई जाती है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मानव में ब्लास्टुला प्रकार है बेटा ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। इसका एक डायग्राम मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, उसके बाद में वो ऊपर वाली लाइन को वापस से हम पढ़ेंगे। यहां पर देखो बेटा, ये तो है जोना पेलिसिडा जेडपी, और ये वो बाह्य परिधीय चपटी कोशिका। मोरुलाई तो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें ये कोशिकाओं के बीच में कुछ सहसंजक बल लगता है, और उस बल की वजह से ये अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो अपना स्थान छोड़ देती है, और यहां पर एक गुहा बन गई, और इस गुहा को हम कहते हैं बेटा ब्लास्टोसील। ये तरल से भरी गुहा है। देखो ये अभी एक डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है, अभी तक इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। फुली डेवलप्ड ब्लास्टुला किस तरह से दिखाई देगा वो देखो, जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो अब ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता है ना, वैसे वैसे क्या होगा, जोना पेलिशिडा में दरार पड़ जाती है, और जोना पेलिशिडा में दरार पड़ेगी तो जोना पेलिशिडा तो वहां से हट जाएगा, और ये जो अंदर वाली कोशिकाओं का समूह है ये व्यवस्थित हो जाएगा कुछ अलग प्रकार की सेल में। ऐसे गुंडीनुमा आकृति में ये सेल यहां पर अरेंज हो गई, देखो, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो अंदर वाली सेल्स का ग्रुप है इसको हम कह रहे हैं बेटा यहां पर इनर सेल मास। आंतर कोशिका समूह है, इनर सेल मास, आंतर कोशिका समूह। पता है बेटा ये जो आंतर कोशिका समूह है, इन सेल में स्टेम सेल पाई जाती है। ये स्टेम सेल है बेटा इनर सेल मास। पूछे किसकी स्टेम सेल है, तो हम कहेंगे कि सर जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो ब्लास्ट है। ब्लास्ट मतलब बनाने वाला, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट नहीं, विस्फोट नहीं, है ना। एम्ब्रियो ब्लास्ट मतलब भ्रूण की बनाने वाली कोशिका। तो ये इनर सेल मास भ्रूणीय भागों का निर्माण करती है। जो भ्रूण के खुद के भाग होते हैं ना,
ठीक है, उसके हाथ पैर नाक कान, उसके आंतरांग इंटरनल ऑर्गन अंग तंत्र वो सारे यहीं से बनेंगे, इनर सेल मास से बनते हैं। और ये जो बाहर वाली कोशिका है, बाहर जो चपटी कोशिकाओं का परत है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, या फिर आप इसे एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कहेंगे बेटा पोषकोरक। अब भैया अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लिखे होते हैं, लेकिन आप एक ही समझ लेना इनको, ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफो एक्टोडर्म पोषकोरक एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो सेल है ना बेटा, ये सेल अतिरिक्त भ्रूणीय भाग बनाती है, ये भ्रूण के भाग नहीं बनाएगी, तो ये है अतिरिक्त भ्रूणीय भागों का निर्माण करती है और पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे बेटा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां बनती है ना, एमनियोन, कोरियोन, योग सैक, अलेंटोइस, वो सारी यहीं से डेवलप होंगे ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट से भ्रूण का एक भी पार्ट नहीं बनेगा। भ्रूण के जो खुद के भाग है, उसकी जो बॉडी बन रही है एम्ब्रियो की, वो इनर सेल मास से डेवलप होगी, और बाकी की जो पार्ट्स है ना, वो सारे कहां से बनेंगे, ट्रोफोब्लास्ट से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजों में बताओ कोई डाउट है आप लोगों को? अब देखो, अब ट्रोफोब्लास्ट की वह कोशिका जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती है, जिनको मैंने ये ऑरेंज कलर से थोड़ा सा डार्क बना दिया, लाइनिंग कर दी इनमें, इन सेल को हम बोलते हैं बेटा राबर की कोशिका। पहले पुरानी फिल्मों में वो है ना, वो कौन सी डॉन मूवी है अमिताभ बच्चन की, उसमें बोला राबर, यस सर, है ना, वैसे राबर की कोशिका। तो ये है राबर की सेल। किसको कहता है बेटा राबर की सेल? देखो क्लियरली पता लग रहा है, ट्रोफोब्लास्ट को राबर की सेल कह रहे हो, लेकिन क्या पूरे ट्रोफोब्लास्ट को राबर की सेल बोलते हैं? नहीं, राबर की कोशिका उस ट्रोफोब्लास्ट को बोलते हैं जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होता है, उसको राबर की सेल बोला जाता है। पता लग रहा है ना? ठीक है, अब ये अंदर की तरफ जो कैविटी है, इसको बोलेंगे बेटा ब्लास्टोसील, है ना। ये बेटा परिवर्तनशील है, पहले वाले में डेवलप नहीं हुआ है ना, और अब इसमें ये डेवलप हो गया। ये परिवर्तन मतलब ये तो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट है ए, और जो बी है वो डेवलप्ड ब्लास्टोसिस्ट है। इसमें दो ध्रुव बन गए यहाँ पे, एक ध्रुव सबसे ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं सक्रिय जीव ध्रुव। किसको बोलेंगे सक्रिय जीव ध्रुव? जिधर इनर सेल मास होता है, क्योंकि भ्रूण तो यहीं से ही बनेगा, इसके अपोजिट साइड से तो बनेगा नहीं बेटा। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिल पोल, अक्रिय ध्रुव या एब एम्ब्रियोनल पोल कह रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं एम्ब्रियोनल पोल, एम्ब्रियोनिक पोल। दो पोल बन गए, एम्ब्रियोनिक पोल और एक बन गया एब एम्ब्रियोनिक पोल, अक्रिय ध्रुव और सक्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव जिधर भ्रूण बनेगा, भ्रूण इनर सेल मास से बनेगा, इनर सेल मास जिस साइड होगा उसको एम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे, और उसका अपोजिट वाला एब एम्ब्रियोनिक पोल हो गया। बताओ बेटा यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या आप लोगों को? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब ये वापस ये वाली लाइन पढ़ो, ये राइट टिक मार्क किया मैंने पिंक कलर से, इस लाइन को वापस से पढ़ो कि एक प्रारूपिक ब्लास्टुला में बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म पोषकोरक स्तर तथा अंदर की ओर इनर सेल मास आंतर कोशिका समूह है पाया जाता है। ये प्रारूपिक ब्लास्टुला में, प्रारूपिक मतलब कि जैसे बहुत सारे ब्लास्टुला ऐसे होते हैं जो लगभग उनकी करती है ना, और जिनकी मैच नहीं करती वो अप्रारूपिक होता है। जैसे कि इंसेक्ट में होता है ना,
इंसेक्ट में पेरिब्लास्टुला, तो उसमें मैच नहीं करती है वहां पे। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये आपको यहां तक की थ्योरी क्लियर हुई नहीं हुई? ये लाइन पढ़ लो एक बार, यस सर। यहां तक की लाइन पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, फिर मुझे बताओ ये सब चीजें क्लियर हुई नहीं हुई आप लोगों के। सर हाँ बेटा बोलो। सर ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट को दोबारा बताओ। ब्लास्टोमियर तो बेटा जो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट तो एक स्टेज है, और ब्लास्टोमियर एक सिंगल सेल को बोल रहे हो आप, है ना। ब्लास्टोमियर का मतलब होता है कोरक खंड। ठीक है, तो विदलन में जो पुत्री कोशिकाएं बन रही है वो ब्लास्टोमियर कहलाती है, और ये जो संरचना दिख रही है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट की किसी भी एक सेल को उठा लो तुम, जो तुम्हें बढ़िया लगे ना, उस सेल को लेबल कर लो, आप उसको ब्लास्टोमियर कह सकते हो। जैसे राबर की कोशिका है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रोफोब्लास्ट में वे ब्लास्टोमियर जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होते हैं उनको राबर की सेल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ू मैं, जल्दी बोलो। ओके सर। सर ये इनर सेल मास की जो सेल्स है ये भी ब्लास्टोमियर्स में होंगी? बिल्कुल बेटा, कह सकते हो आप इनको ब्लास्टोमियर कह सकते हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप इनकी जो डॉटर सेल है ना, किसी सिंगल सेल को इनर से मास का मतलब क्या होता है बेटा? मास का मतलब है आंतरिक कोशिकाओं का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये अंदर वाली कोशिकाओं के समूह को आप इनर सेल मास कह रहे हो, सिंगल सेल को तो ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? देखो अब इसको ये कह सकते हैं कि वे ब्लास्टोमियर जो भ्रूण के भाग बनाती है ना, उन ब्लास्टोमियर के समूह को इनर सेल मास कहेंगे। क्लियर बेटा? जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ू मैं। यस सर। अब देखो आगे, सर अतिरिक्त भ्रूण के भाग कौन से होते हैं? अतिरिक्त जो भ्रूण के अतिरिक्त होते हैं वो अतिरिक्त भ्रूणीय भाग होते हैं। जैसे अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, है ना, एमनियोन, कोरियोन, अभी बताऊंगा बेटा, उनका भी डायग्राम बनाएंगे अपन। ठीक है, अब आगे देखो, एंडोमेट्रियल कोशिकाएं पोषक तरल स्रावित करती है, तथा पोषक तरल के संचय से इसकी कोशिका बड़ी हो जाती है। किसकी? एंडोमेट्रियम की, है ना। अब मुझे बताओ बेटा, सबसे मोटा एंडोमेट्रियम आर्तव चक्र की किस प्रावस्था में मिलता है? ऐसे दिमाग लगा रहे हैं, कौन से बताया था यार, याद तो था, इधर तिल नहीं है तुम्हारे, हैं नहीं तो उसको भी ऐसे ऐसे करते रहो। अरे भाई, जो सबसे मोटा एंडोमेट्रियम किसमें मिलेगा? सबसे लास्ट वाली श्रावी ल्यूटियल प्रावस्था में। तो ये ल्यूटियल प्रावस्था ही तो चल रही है। हाँ भाई, यस सर। है ना। तो ल्यूटियल प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा नहीं होगा? तो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? एंडोमेट्रियल ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रहा है बेटा। किसके सिक्रेशन के लिए? यूटेराइन मिल्क के सिक्रेशन के लिए, पोषक तरल के सिक्रेशन के लिए। तो उन पोषक तरल को ये संचय कर ली कोशिका, स्टोर कर ली, तो सेल बड़ी हो गई। किसकी? एंडोमेट्रियम की कोशिका बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखो, जब मोरूला गर्भाशय में प्रवेश करता है तो इसे प्रचुर पोषक आपूर्ति प्राप्त होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट रखे हुए हैं एंडोमेट्रियम में। पता है बेटा इस समय क्या काम हुआ है? इस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है। अरे अगर बेटा ये नॉर्मल प्रावस्था होती है ना, सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब भी यही चेंज आ रहे हैं। 25 दिन तक चेंज आएंगे ये वाले। 25वें दिन से कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस, तो ये लो जी, फिर बाद में धीरे धीरे वो भी सारे सेल्स डीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो 15-20-25 दिन तक तो ये चेंज तो नॉर्मल फीमेल में भी आते हैं, है ना। गर्भाशय ग्रीवा में प्लग भी बन जाता है, जिसको आप म्यूकोसल प्लग कहते हो। प्रोजेस्टेरोन बनाता है ना उस प्लग को, वो तो तब भी बन जाता है वहां पे। तो मेरी बातें समझने में आई आप लोगों को? यस सर। अरे ये RM04 में, एक मिनट, अरे यार ये आगे की चीज तो मैं बताई नहीं है ना मैंने। चलो कोई बात नहीं है, वो एक RM04 में एक टॉपिक रह गया उसमें, जिसका नाम है ये मादा जनन तंत्र का हार्मोनल नियमन। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। खैर उसका तो कोई लिंक भी नहीं है यहाँ से। आगे देखो बेटा, अब जब मोरूला गर्भाशय में प्रवेश करता है तो इसे प्रचुर पोषक आपूर्ति प्राप्त होती है। बाह्य कोशिका बड़ी व चपटी हो जाती है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। देखो कैसे बनाए ट्रोफोब्लास्ट, ऐसे बनाए यहाँ पर,
है ना, क्योंकि मोरूला जैसे यूटेरस में एंटर करता है बहुत सारी न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, बाहर वाली कोशिका बड़ी चपटी हो गई। अब ये बड़ी चपटी कोशिका ट्रोफोब्लास्ट अंदर की ओर तरल स्रावित कर रहा है ना, अंदर की तरफ, और उस तरल स्रावित करने से कोरक गुहा व इनर, ठीक है, देखो इस तरह से ये बेटा मोरूला है, ठीक है, और ये मोरूला अवस्था है, बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है। अब ट्रोफोब्लास्ट बेटा अंदर की तरफ तरल स्रावित कर रहा है, तो इस तरल के श्रावण करने की वजह से ये सेल्स अपने स्थान को छोड़ने लग जाती है और यहां पर गुहा बन जाती है। इस गुहा को आप कह देते हो ब्लास्टोसील, ठीक है। अब जैसे जैसे तरल इसमें श्रावित होता रहेगा तो इसका साइज बढ़ता रहेगा ब्लास्टोसील का, समझने में आ रहा है। और ये बाहर की तरफ जोना पेलिशिडा अभी भी बना हुआ है बेटा, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें ब्लास्टोसील में फ्लूइड भरता जा रहा है तो ब्लास्टोसिस्ट का साइज बढ़ेगा, प्रेशर पड़ेगा ब्लास्टोसिस्ट पर, नहीं पड़ेगा प्रेशर। इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जोना पेलिशिडा में दरार पड़ गई बेटा, देखो इस तरह से, ठीक है, दरार पड़ गई। और ये दरार पड़ने की वजह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना बेटा, ये अब दो पार्ट में ब्रेक हो गई, ऐसे ऐसे दो भागों में बट गई। अब इस भाग से अलग भ्रूण डेवलप करेगा, इस भाग से अलग भ्रूण डेवलप करेगा, ठीक है। अब जो बच्चे जुड़वा होंगे इनको आप आइडेंटिकल ट्विंस कहोगे, या फिर बताओ बेटा अभी कितने जाइगोट बने हैं, एक जाइगोट से बने हैं दो भ्रूण, या दो जाइगोट से दो भ्रूण बन रहे हैं ये वाले बताओ जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक जाइगोट से बन रहे हैं ना, है ना, जैसा ये है वैसा ही दूसरा होगा, है ना। उनका जेनेटिक मटेरियल बहुत सारा कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सेम होता है, बाद में कोई उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो जाए वो बात अलग है ना भाई, बाद में किसी में म्यूटेशन हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में जेनेटिक मटेरियल 100% दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना वो 100% सक्सेसफुल होता है, ठीक है। 100% तो तब भी नहीं कह सकते क्योंकि बाद में म्यूटेशन हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन इनिशियली डेज में ये ऐसा ही होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है, समझने में आया नहीं आया बेटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस में कितने ओव्यूम कितने स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, तो एक एग और एक स्पर्म, ठीक है। तो एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का, एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की। एक होता है बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस, इनको आप इंग्लिश में फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। इसमें दो जाइगोट बनेंगे बेटा, तो दो जाइगोट बनने के लिए दो अंडे चाहिए और दो स्पर्म चाहिए, है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि फीमेल में एक साथ दो अंडे रिलीज हो जाते हैं, जबकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही अंडा रिलीज होता है, लेकिन बाय द वे दो एग रिलीज हो गए, एक राइट से और एक लेफ्ट ओवरी से, दोनों फर्टिलाइज हो गए तो डाइजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। ये आजकल देखो जो इनफर्टिलिटी है ना वो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, ये लोगों की लाइफ स्टाइल, ये मोबाइल टावर, ठीक है, और जो लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केस आजकल आने लग गए हैं, ठीक है। अब वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी के केस हैं बंध्यता के जो बढ़ रहे हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है।
और उसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो लोग बाग समय गंवाए बिना कि ट्रीटमेंट ले 2 4 5 साल लग जाए, है ना, कोई कपल है शादी होने के 2 3 साल बाद में भी अगर बच्चे नहीं होते हैं तो उसको इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो फिर बाद में यही ट्रीटमेंट बचता है कि टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम, है ना, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ करवाते हैं ना, तो उस टाइम पर 2 जाइगोट को उसके यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट करवाए जाते हैं कि, और जनरली क्या होता है कि दोनों ही डेवलप कर जाते हैं। बहुत बार, कई बार एक डेवलप करता है, कई बार दोनों भी नहीं करते हैं, कई बार दोनों मैक्सिमम केस में डेवलप कर जाते हैं, तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं फिर उनसे भी। ठीक है, तो देखो, परिवर्तनशील कोरक पुटी में दबाव के कारण जोना पेलुसिडा में दरार पड़ जाती है, जो कोरक पुटी को 2 भागों में बांट देती है और इससे समान यमज या एक युग्मजी यमज जुड़वा बनते हैं। ये जो यमज लिखा है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा आइडेंटिकल या मोनो जाइगोटिक ट्विंस। इनमें एक एग प्लस एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, और एक होता है बेटा फ्रेटर्नल प्लस डाइजाइगोटिक ट्विंस, और इसमें 2 एग को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, तो ये फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। समझने में आ गया बेटा ये बात? आगे बढ़ू मैं? हाँ भाई बोल दो एक बार, सारे बच्चे क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। अब आगे देखो, Yes, sir. इम्प्लांटेशन। सर ये हमेशा तो इम्प्लांटेशन नहीं क्या होता होता है। है? क्या कह रहे हो बेटा? ये हमेशा तो नहीं होता है। हाँ, तो हमेशा नहीं होता है, तो रेयरली होता है कभी सर कभी। फिर भी दरार तो पड़ती होगी ना, जैसे दबाव पड़ता मतलब प्रेशर से। तो ऐसा देखो, ये तो प्रेशर तो पड़ता ही है कोरक पुटी पर, है ना, उस प्रेशर की वजह से तो जोना पेलिशिडा हट जाता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो जोना पेलिशिडा हटने से वो कोरक पुटी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो रेयरली होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, देखो, इम्प्लांटेशन या रोपण, कोरक पुटी का सक्रिय ध्रुव वाले भाग से पोषण प्रदान करने वाले स्तर एंडोमेट्रियम में धंसना रोपण है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से यहां पर ये चीज समझाऊं बेटा, यूटेरस का केवल हम एंडोमेट्रियम पार्ट यहां पर बना रहे हैं। क्या हो गया भाई? जाना है क्या तुम लोगों को? भाई देखो, जिसको जाना है वो जा सकता है, या क्लास तो यही चलेगी, है ना? हाँ, तो यही चलेगी। तुम तो ये बताओ, समझने में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझने में तो आ रहा है ना? यस सर। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आ रहा है। और ज्यादा नहीं देखेंगे अपन, है ना, बस थोड़ा सा पार्ट और गैस्टुला तक पढ़ेंगे, और उससे पहले किसी का डेटा पूरा हो जाए तो बता देना। यस सर। देखो बेटा, ये जो पूरा पार्ट है ना बेटा, ये डायग्राम हमने बनाए यहां से लेकर के यहां तक का, ये है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, और ये है गर्भाशयी भित्ति, और ये है गर्भाशयी गुहा। ठीक है, वास्तव में ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये इस तरह से होना चाहिए। यस सर। मैंने जो अभी सेक्शन लिया है ना, ये इतने से पार्ट का सेक्शन लिया है, इसको मैं समझा रहा हूं ऐसे, है ना?
समझ रहे हो ना? पूरे पार्ट का लेके देख रहे हैं अपन, केवल थोड़ा सा मैंने बनाया कि आपको समझने में आए कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन कैसे कैसे होता है। अब देखो बेटा, जैसे ही ये जो आपके ब्लास्टोसिस्ट बन चुकी है ना, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आती है बेटा। देखो इस तरह से, ये ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट है। अब पता है क्या हो रहा है, जोना पेलिशिडा तो हट गया ना, है ना? अगर जोना पेलिशिडा नहीं हटता तो क्या इम्प्लांटेशन होता? नहीं होता, है ना? अब देखो क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना बेटा, जो मैंने रेड कलर की सेल्स बनाई है, ये ट्रोफोब्लास्ट है बेटा। अब ट्रोफोब्लास्ट यहां पर लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है। लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करेगा तो क्या होगा, जोना पेलिशिडा सॉरी एंडोमेट्रियम का लाइसिस होगा और कोरक पुटी अंदर की तरफ धसती जाती है। किस साइड से धसेगी? जिधर इनर सेल मास होता है। ये देखो, है ना, ये जो इनर सेल मास है ना, इधर से इंप्लांट होती है। बताओ बेटा, इनर सेल मास वाले ध्रुव को क्या कहेंगे? सक्रिय जीव ध्रुव। तो अब दो बातें हैं, आपसे ये पूछे कि बेटा इम्प्लांटेशन किस अवस्था में होता है, तो आप कहोगे सर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन किस साइड से होगा? जिधर सक्रिय जीव ध्रुव होगा। सक्रिय जीव ध्रुव किस साइड होगा? जिधर इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आता है, तो अब ट्रोफोब्लास्ट बेटा यहां पर दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गया। देखो इस तरह से, ये मैंने ग्रीन कलर से एक लाइनिंग और बना दी। तो ऐसे ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये दो लेयर में डिफरेंशिएट हो गया है। ठीक है, अब दो लेयर को देखो बेटा क्या बोलेंगे। एक लेयर तो है सिनसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइसियो, अब ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिख दिया ऐसे, ट्रोफोब्लास्ट इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं, सिनसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट इंग्लिश में है सिनसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सिनसाइसियो, सिनसाइसियल बहुकेंद्रिकी है ना, तो ये बहुकेंद्रिकी है इसलिए सिनसाइसियो कह रहे हैं। और दूसरा ये जो रेड कलर वाला है ना बेटा, इसको बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटो को तो छोड़ो, सिनसाइसियो को पकड़ लो। सिनसाइसियो क्या कर रहा है, ये सिनसाइसियल है, मतलब बहुकेंद्रिकीय स्तर है। और ये बेटा यहां पर लाइटिक एंजाइम का श्रावण, लाइटिक एंजाइम का श्रावण करता है। लाइटिक एंजाइम का श्रावण करता है, जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को भेदते हैं ताकि उसमें इंप्लांटेशन हो जाए। जो एंडोमेट्रियम को भेदते हैं। और पता है बेटा वहां पर क्या होगा, विलाई भी निकल गई। ये देखो यहां पर, एक मिनट, ये वाले साइन देखो आप, जो मेरे कर्सर का साइन है यहां पर देखो आप, ये क्या निकले हुए हैं, विलाई निकले हुए हैं। ये स्थिर रखने और पोषण अवशोषण में सहायता करता है, पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब भी करेगा
ठीक है, जो पोषक पदार्थ है उनको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प कर रहा है और उसको स्थिर रखने में भी हेल्प कर रहा है। तो यहां पर विलाई प्रेजेंट जो इसे स्थिर रखने व पोषण अवशोषण पोषक पदार्थ अवशोषण में सहायक होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियल में प्रचुर रक्तवाहिनियां होती है बेटा, है ना, तो वहां पर रक्तवाहिनियों से सीधे पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है। देखो ये इम्प्लांटेशन होता है। इसे बताओ बेटा समझने में आया नहीं आया? सर ये ब्लास्टोसिस्ट से निकलते हैं। हाँ बेटा, ब्लास्टोसिस्ट से निकलते हैं। देखो एक बार वापस इसको मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर। देखो, कोरक पुटिका सक्रिय ध्रुव वाले भाग से पोषण प्रदान करने वाले स्तर एंडोमेट्रियम में धसनारोपण है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है डेफिनेशन में। निषेचन के लगभग 7वें दिन होगा। जैसे मान लो कि 14वें दिन 15वें दिन निषेचन हुआ, 14वें दिन तो फर्टिलाइज मतलब कि ओव्यूलेशन हुआ, मान लो कि मैक्सिमम मानो आप 15वें दिन निषेचन हुआ। कार्पस ल्यूटियम 25वें दिन हाशित होती है, क्योंकि एलएच तो वैसे डिक्रीज कर जाता है। एलएच तो वैसे डिक्रीज कर गया, एलएच ही तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है बेटा, है ना, तो एलएच तो नहीं है, इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? एचसीजी मेंटेन करेगा, क्योंकि एलएच तो नहीं है। तो देखो अब निषेचन के 7वें दिन रोपण हुआ, मतलब कि आप मान लो कि 15 + 7 दिन कितने दिन हो गए? 22 दिन, है ना। 25वें दिन रिग्रेस होती है कार्पस ल्यूटियम, तो लगभग 21-22वें दिन ही एचसीजी आने लग गया। इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं होगी, 25वें दिन होती है ना, उससे पहले ही एचसीजी आने लग गया। देखो इस दौरान जोना पेलिशिडा हट जाता है। रोपण के दौरान ट्रोफोब्लास्ट सेल एंडोमेट्रियम के संपर्क स्थल पर 2 भागों में बट जाती है। कौन? ट्रोफोब्लास्ट लेयर 2 भागों में, एक सिनसाइसियो, दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट। बताओ मुझे यहां तक की बातें आप लोगों को समझने में आई नहीं आई? क्लियर है बेटा? अब एक डायग्राम मैं आप लोगों को यहां पर एनसीईआरटी का बताता हूं। देखो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें टॉपिक है अंडाणु का अभिगमन, निषेचन, डिंबवाहिनी नली से होकर वर्धनशील भ्रूण का गुजरना। अब ए देखो बेटा, ए स्टेज, कर्सर का साइन देखो अंडाशय के पास में, ए स्टेज का डायग्राम बाहर बना रखा है, सेकेंडरी oocyte है ना। बी स्टेज देखो बेटा, बी जो स्टेज है वो एम्पुला रीजन पर बना रखा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सी स्टेज देखो, कर्सर का साइन दिख रहा है भाई, हाँ जो ऑनलाइन वाले बच्चे, तो ये देखो ये विदलन हो गया बेटा, 2 कोशिका की अवस्था बन गई सी में, डी में देखो 4 कोशिका की अवस्था, और ई में देखो 8 कोशिका की अवस्था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोशिका की अवस्था ई में, और एफ देखो ये बाहर दे रखा है। तो ई और एफ देखो, ई पर तो लिख रखा है तूतक या मोरूला, तो एफ भी बेटा मोरूला ही है। 8 से 16 है ना यार, अभी 8 है अब 16 हो गई है ना, तो ये भी मोरूला है। देखो एफ है ना, जो देखो बेटा अब एफ अवस्था देखो यूटेरस में एंटर किया नहीं किया, तो मैंने क्या कहा था बेटा, चौथे से 6वें दिन मोरूला एंटर कर जाता है यूटेरस में। जैसे जनरली चौथे दिन एंटर कर गया, तो जैसे चौथे दिन एंटर किया 5वें दिन ब्लास्टुला बन गया, है ना। तो ये देखो फिर इसके बाद में एफ के बाद में जी देखो बेटा, जी बाहर बना रखा है, अंदर जी लिख रखा है, बाहर ये है
कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और एच जो है वो देखो बेटा ब्लास्टोसिस्ट ही एंडोमेट्रियम में रोपण कर रही है, कोरकपुटी रोपण। ध्यान से देखोगे ना डायग्राम को, है ना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में देखो, आपको मैं बताऊं इसको थोड़ा जूम करके, है ना, ये देखो इनर सेल मास दिख रहा है इधर, यहाँ पे है ना, इनर सेल मास साइड से इम्प्लांटेशन होता हुआ बताया जा रहा है। बताओ बेटा ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझने में आ गया? यस सर। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो अपन ट्रोफोब्लास्ट स्तर द्वारा HCG हार्मोन का श्रावण होता है जो LH के समान कार्य करता है, और यह कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है जिससे प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक है, LH के समान कार्य करता है जो कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है जिससे प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, कोई डाउट नहीं है। मूत्र में HCG की उपस्थिति, मूत्र में HCG की उपस्थिति गर्भावस्था परीक्षण या ग्रेविडेक्स टेस्ट का आधार है ना। अब इसके लिए जो अपन वो जो स्ट्रिप मार्केट से लेके आते हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट करने की स्ट्रिप वगैरह होती है, ठीक है। तो अब देखो बेटा वो भी क्वेश्चन बनता है, वो प्रश्न बनता है अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, है ना। शायद मतलब पैकेज में दे रखा होगा या फिर कोई पेपर में आया होगा, किसी बच्चे ने पूछा था। और वैसे जनरली लिखाते भी हैं हम लोग कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, ठीक है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप पर जो टेस्ट स्ट्रिप आती है उस पर जो परीक्षण किया जाता है वो किस टेस्ट पर बेस्ड होता है, कौन से परीक्षण पर आधारित रहता है। तो उसमें आंसर गया था एलाइजा बेस्ड टेस्ट होता है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एलाइजा बोलते हैं। अच्छा एलाइजा क्या होता है, कैसे करता है एलाइजा टेस्ट, वो भी आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन वो बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे बेटा, अभी काम की चीज नहीं है। तो अभी मैं केवल यहाँ पर इतनी सी चीज मेंशन कर देता हूं कि गर्भावस्था परीक्षण या जो ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं ना वो एलाइजा बेस्ड होता है, एलाइजा आधारित होता है। और एलाइजा टेस्ट में पता है बेटा एंटीजन या एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है। इसमें पहले से पता है उसमें एंटीबॉडी रखी होती है, ठीक है। और जैसे फीमेल का जो यूरिन होता है ना, जो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन होता है उसको सैंपल पर प्रीफर्ड किया जाता है, बाकी तो पूरे दिन में कभी भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सटीक जो परिणाम है वो अर्ली मॉर्निंग के यूरिन में ही आता है क्योंकि उसमें हार्मोन कंसंट्रेट रहता है। बाद में तो जैसे पानी वगैरह पीते रहते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग के यूरिन का सैंपल लेंगे, ठीक है, उस टेस्ट की जो स्ट्रिप आती है उस टेस्ट की स्ट्रिप पर वहां पर यूरिन की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है। जैसे ये एक सैंपल पोर्ट हो गया यहाँ पर, और ये आगे यहाँ पर रिजल्ट आता है। इसमें ऐसे एक तो लिखा होता है सी और एक होता है टी, ठीक है। सी मतलब कंट्रोल, टी मतलब टेस्ट। तो जैसे यूरिन की जो ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, यूरिन ड्रॉप, तो वो यहां पर डाली जाती है। जैसे यूरिन की ड्रॉप डालेंगे तो यूरिन की ड्रॉप डालते ही जो कंट्रोल लाइन है ये कलर आ जाता है, इसमें ये पिंक या रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल लाइन तो नॉर्मल फीमेल में भी कलर की बताता है। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंट्रोल लाइन कलर आ रहा है इसमें, इसका मतलब टेस्ट सही से हुआ है। अगर कंट्रोल में लाइनिंग नहीं आई, कलर नहीं आया, तो फिर टेस्ट गलत है। अब उसके बाद में फिर देखा जाता है कुछ समय बाद में विद इन मिनट्स ये जो टी टेस्ट वाली लाइन है ये भी कलर्ड हो जाएगी यहाँ पर, है ना, ये भी लाइन कलर्ड हो जाएगी। तो दोनों लाइन अगर कलर आती है पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि टी में कोई कलर नहीं है, सी में कलर है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। और अगर दोनों में कोई कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब टेस्ट सही से नहीं हुआ। टी में कलर आ रहा है,
सी में कलर नहीं आ रहा तो भी टेस्ट सही से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप होती है ना बेटा, उसमें पहले से एंटीबॉडी रखी होती है वहां पे, किसके अगेंस्ट, HCG हार्मोन के विरुद्ध एंटीबॉडी रखी होगी, जो बेटा HCG हार्मोन को एंटीजन की तरह पहचान करती है, ठीक है। तो अगर HCG हार्मोन होगा तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी और कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर HCG हार्मोन नहीं है, जैसे नॉर्मल फीमेल में HCG नहीं होगा, इसका मतलब उसमें कलर नहीं आएगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर आधारित होता है, ठीक है बेटा। बाकी एलाइजा करते कैसे हैं वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो बायोटेक में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसके डायग्राम, उसके टाइप्स भी देखेंगे, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, वो सारे वहां पर देखेंगे अपन, यहां पर नहीं देख रहे उनको, ठीक है। तो रोपण में एंडोमेट्रियल सेल बड़ी हो जाती है। देखो अभी इससे जस्ट पहले वाली लाइन हमने ये पढ़ाई, ये देखो बेटा, जहां पर कर्सर का साइन है, चौथी लाइन, रोपण के दौरान, ये नहीं, ये इसमें बताई थी शायद, हाँ ये वाली लाइन पढ़ो। एंडोमेट्रियल कोशिका पोषक तरल स्रावित करती है तथा पोषक तरल के संचय से इनकी कोशिका बड़ी हो जाती है, एंडोमेट्रियम की कोशिका। तो बेटा यही तो लाइन मैं अब लिखा रहा हूं आप लोगों को यहां पर, ये देखो, रोपण में एंडोमेट्रियल सेल बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है बेटा? पोषक पदार्थों के संचय करने के कारण। अब पता है इन सेल को अब क्या कहोगे? डेसिडुआ कहते हैं, पत्निका, ठीक है, पत्निका या डेसिडुआ, ठीक है। मतलब वैसे कई बार हिंदी में इसको पाती कह देते हैं, है ना, जैसे पाती अपरा, डेसिडुआ, तो इसको हिंदी में पाती या पत्निका ऐसे बोला जाता है, लेकिन आप इंग्लिश का नाम ध्यान रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो डेसिडुआ ही याद करना, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है मैंने। तो एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम की सेल जब रोपण होता है उस समय पोषक पदार्थों के संचय से बड़ी एनलार्ज हो जाएगी सेल, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, सेल बड़ी हो गई। तो अब एंडोमेट्रियम को किस नाम से जानते हैं? डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। क्यों कह रहे हैं डेसिडुआ? क्यों कह रहे हैं एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ? क्योंकि इसकी सेल एनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई, न्यूट्रिएंट को स्टोर करने की वजह से। तो डेसिडुआ किसको बोला जाता है? एंडोमेट्रियम को बोला जाता है। क्या नॉर्मल फीमेल में भी डेसिडुआ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे नॉर्मल में, प्रेगनेंसी में कहेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में एनलार्ज होती है। मानव में अंतराली रोपण होता है। अंतराली रोपण, देखो बेटा, रोपण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे किसी में क्या होता है कि रोपण केवल जो भ्रूण होता है वो एंडोमेट्रियम से ऐसे चिपका हुआ रहता है। देखो मैं आपको ये डायग्राम से यहां पर समझाऊं। जैसे मान लो ये गर्भाशय गुहा है और ये जो डॉट वाली लाइन है ना, ये एंडोमेट्रियम है। तो अगर एंडोमेट्रियम से केवल भ्रूण ऐसे चिपका हुआ है, इसको कहते हैं सतही रोपण, है ना, सतही रोपण, सतही रोपण कहते हैं। एक रोपण इस तरह से होता है जिसमें जो भ्रूण का कुछ भाग तो एंडोमेट्रियम के अंदर धस गया, कुछ भाग गर्भाशय गुहा में लटका रहता है, इसको कहता है उत्केंद्रीय रोपण। और एक रोपण ऐसे होता है जिसमें ये तो जैसे जो भ्रूण है वो पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में धस जाता है, उसको हम कहते हैं अंतराली रोपण। तो मानव में अंतराली रोपण होता है, ठीक है। और जैसे ये गाय भैंस वगैरह होती है ना, इनमें सतही रोपण पाया जाता है। इसीलिए जो ये फार्म हाउस वगैरह होता है वो मतलब थोड़े सिटी से दूर बनाए जाते हैं। नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत तेज लाउडनेस में म्यूजिक चलाने से, डीजे वगैरह बजाने से, अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई बफेलो काऊ, तो उनमें स्वतः गर्भपात हो जाता है अपने आप, ठीक है, उस साउंड की वजह से भी। क्योंकि और कई बार जैसे होता है ना कि भाई मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साल भर का है, 1 साल से 5, 6, 7, 8 महीने का होता है, तो लोग है ना जो कितनी बड़ी गलती करते हैं कि एक तो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगा लिए, है ना, और उस बच्चे को ऐसे ऐसे करके नचा रहे, साथ में ले गए आगे। अब पता है वहां पर मतलब उसके बिल्कुल स्पीकर के पास में ले गए। कभी आप देखना कि आपके सीने पर यहाँ पर भी पल्सेशन होता है, ऐसे धक धक होती है वहां पे, बच्चा इतना सहन ही नहीं कर पाता है ना। तो ये बहुत नुकसान, पता नहीं कितना ज्यादा डेसिबल साउंड हो जाता है उसका, जबकि 80 डेसिबल बताया जाता है
है ना, उससे ऊपर नॉइज पोल्यूशन, तो ये बहुत ज्यादा डेसिबल का साउंड हो जाता है इनमें। तो बच्चों को तो दूर ही रखना चाहिए, गाय भैंसों को भी दूर रखना अगर वो प्रेग्नेंट है तो, नहीं गर्भपात हो जाएगा उनमें। ठीक है बेटा, अब देखो, अब डेसिडुआ का टाइप आपको बता रहा हूं यहां पर मैं, ध्यान से देखना इसमें, है ना। देखो ये गर्भाशय का एक सेगिटल सेक्शन डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन। जैसे ये ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो कि अगर इस तरह से यूटेरस है तो मैंने इसका ऐसे ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लिया, और अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं उसको, जैसे इस तरह से है, यहां से सेक्शन लिया, ऐसे दिखा रहे, तो आपको बाहर पेरीमेट्रियम है ना, फिर बाद में मायोमेट्रियम या मीजोमेट्रियम, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, मीजोमेट्रियम अलग चीज है, मायोमेट्रियम अलग चीज है, एक मत कर देना दोनों को, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे एंडोमेट्रियम, फिर आपको गर्भाशय गुहा दिखाई देगी, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, ये गर्भाशय गुहा, पेरीमेट्रियम पीले रंग वाला, स्काई ब्लू वाला मायोमेट्रियम, पिंक कलर वाला एंडोमेट्रियम, ये 8 के आकार में बना रखा है सर्किल में, ये भ्रूण है। अब देखो बेटा, अब यहां पे हमने एंडोमेट्रियम को 3 भागों में बांट दिया, किस आधार पर, एंडोमेट्रियम को 3 भागों में बांट दिया, किस आधार पर बांटा एंडोमेट्रियम को 3 भागों में, कि जैसे वह एंडोमेट्रियम का वह भाग जिसमें इम्प्लांटेशन हुआ है, अरे पूरी एंडोमेट्रियम में थोड़ी, जैसे फंडस यहां पर इम्प्लांटेशन हुआ, यहां पर नहीं हुआ, यहां पर नहीं हुआ, सर्विक्स में नहीं हुआ, बॉडी में नहीं हुआ, है ना। तो एंडोमेट्रियम का वह भाग जिसमें भ्रूण का रोपण हुआ है उसको आप डेसिडुआ बेसिलिस पाती आधार कहते हैं, ठीक है। तो डेसिडुआ बेसिलिस किसे कहते हैं, एंडोमेट्रियम का वह भाग जिसमें इम्प्लांटेशन हुआ है उसको डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। फिर एक होता है डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, कैप्सुलेरिस कैप्सूल, संपुट, पाती संपुट, है ना। गर्भाशय गुहा व रोपित भ्रूण के बीच एंडोमेट्रियम। अब जैसे ध्यान से देखो बेटा, ये 8 के आकृति का ये भ्रूण है, ये गर्भाशय गुहा, इन दोनों के बीच में एंडोमेट्रियम का छोटा सा भाग है, ठीक है, इसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। समझने में आ रहा है, डेसिडुआ बेसिलिस किसको कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम का वह भाग जिसमें रोपण हुआ है उसको क्या कहेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस। रोपित भ्रूण और गर्भाशय गुहा के बीच के एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कैप्सुलेरिस, और बाकी की जो बची कुछ एंडोमेट्रियम है उसको डेसिडुआ पेराइटेलिस, पाती मतलब कि पेराइटेलिस मतलब परिधीय भाग मान लो, शेष भाग जो भी हो गया वो डेसिडुआ पेराइटेलिस हो गया। आपके पैकेज में क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, है ना, कि डेसिडुआ पेराइटेलिस क्या होता है, डेसिडुआ कैप्सुलेरिस क्या होता है, एंडोमेट्रियम जिसमें इम्प्लांटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को ही कहते हैं बेटा, डेसिडुआ एंडोमेट्रियम का ही नाम है। जब रोपण होने के बाद में एंडोमेट्रियम की सेल बड़ी हो जाती है तो अब उस एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझने में आ गई बात, ठीक है। यस देखो सर। हाँ जी बोलो सर हाँ, नेट 90% खत्म हो गया है सर, बिल्कुल बेटा आप जा सकते हैं, प्लीज सर। ले तेरे नंबर बोल, मैं रिचार्ज कराता हूँ। नहीं सर, रिचार्ज मत कराइए सर। नहीं नहीं यार, रिचार्ज करा, 1 साल का ही करा देता हूँ। जिस भी बच्चे का नेट पूरा हो गया है ना, मेरा हो गया सर। हाँ हर्षित को नंबर भेज दो अपने, वो रिचार्ज करा देगा, हर्षित धाकड़ को। 15 का दे कल दो, पढ़ाते 15 थे। चलो कोई बात नहीं है बेटा, ये 2-3 लाइनें तो समझ लो, गैस्ट्रुला कल पढ़ लेंगे, है ना। ये इसको टॉपिक इसको तो कंप्लीट कर लो, 2-3 लाइनें और है, बाकी गैस्ट्रुला को देखो, कल मैं छुट्टी पर हूँ, परसों भी छुट्टी पर रहूंगा मैं, तो फिर तो यार वही तो डायग्राम ही तो साथ में समझाना था मुझे, क्योंकि बड़ा डायग्राम तो वही था। चलो कोई बात नहीं है, खैर अभी इसको तो समझ लेता है। देखो, अस्थानिक सहगर्भता एक्टोपिक प्रेगनेंसी गर्भाशय के अलावा या असामान्य स्थल
पर भ्रूण का रोपण होना मुख्यतः फैलोपियन ट्यूब में अस्थानिक सहगर्भता कहलाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एब्नॉर्मल कंडीशन है बेटा, नहीं होनी चाहिए। जोना पेलिसिडा कोरक पुटी को गलत स्थान पर रोपित होने से बचाता है। कौन बचाता है?